नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्लास लगने वाली है। फ्रांस दौरे के बाद कहां पहुंच गए मोदी, जो 33 साल में नहीं हुआ मोदी ने 3 घंटे में सच में पूरा कर दिया। मोदी मैक्रोन ने मिलकर बड़ा कर दिया और खड़ा कर दिया है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म कि भारत से फ्रांस तक बहेगी ज्ञान की गंगा, मुंह ताकती रह गई दुनिया। एआई पर भारत फ्रांस की ऐसी डील कि ट्रंप के इरादों पर पानी फिरेगा। भारत के एआई को लेकर बहुत बड़ा प्लान है। ट्रंप ने बर्थडे गिफ्ट में ईरान से कितने में डील खरीदी, इजराइल नहीं मानेगा तो फिर न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। 14 पॉइंट डील पर सहमति तो बन गई है, पर 440 किलो यूरेनियम का क्या होगा? तो क्या यह डील भी टूट जाएगी? राम मंदिर से दान पात्र का कितना पैसा गायब हुआ, 2 करोड़ या 200 करोड़? एसआईटी की जांच में दायरे में कौन कौन है? राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश, सीएम योगी छोड़ेंगे नहीं, अफवाहों में सच्चाई हुई तो एक्शन होगा। और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का वो फैसला जिसने ब्रिटेन के बच्चों को बहुत मायूस कर दिया। सोशल मीडिया पर आए ब्रिटेन के फैसले से इंडिया में रहने वाले माता पिता इतना खुश क्यों हैं? और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला। कड़क धूप से आने के तुरंत बाद चिल्ड पानी पीने से शरीर सुस्त क्यों हो जाता है? सोचा है कभी? आज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिव्यू। कोलकाता में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से ईडी ने आज करीब 9 घंटे की पूछताछ की। शिक्षा भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब किए गए। इससे पहले कल सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में घंटों पूछताछ की थी। मंगलवार को सीआईडी एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी से साइबर केस में पूछताछ करेगी। और इस बीच जहांगीर खान की फिर से परेड कराई गई। जहांगीर खान हाथ जोड़कर माफी मांगते और कान पकड़े हुए नजर आए। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। लखनऊ से इंडिगो की फ्लाइट पहली बार यहां पर उतरी। वाटर कैनन से फ्लाइट को सलामी दी गई। वहीं दूसरी फ्लाइट से एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले 70 किसान नोएडा से लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने सीएम योगी से तीसरी बार सीएम बनने और भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई। पटना फायरिंग केस में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है। जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने खान सर पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने अपने भाई की हत्या मामले में खान सर के नार्को टेस्ट कराने की मांग कर डाली। वहीं खान सर ने रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर दुख जताया और हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले कल श्रीनगर के लाल चौक इलाके में होटल और दुकानों की तलाशी ली गई। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बल किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान आज आंधी से लेकर तेज बारिश तक का असर देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में आज बारिश से पहले तेज आंधी आई, जिससे कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटना भी सामने आई। और वहीं राजस्थान के चूरू में धूल का बवंडर चलने से दिन में अंधेरा छा गया। धूल की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरीके से स्लो हो गया था। लोगों को अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरीके से बंद करके रखनी पड़ी। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा फ्रांस दौरे के बाद कहां पहुंच गए मोदी, जो 33 साल में नहीं हुआ मोदी ने 3 घंटे में सच में पूरा कर दिया है क्या? मोदी मैक्रोन ने मिलकर खड़ा कर दिया वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म कि भारत ने फ्रांस तक बहेगी ज्ञान की गंगा और मुंह ताकती रह गई दुनिया। एआई पर भारत फ्रांस की ऐसी डील कि ट्रंप के इरादों पर फिरेगा पानी। भारत के एआई को लेकर बहुत बड़ा प्लान है। पीएम मोदी इस वक्त स्लोवाकिया में, यूरोप का एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के दोस्ताना संबंध 33 साल पहले बन गए, लेकिन इस दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं की बॉस। कल यानी कि 14 जून को जब पीएम मोदी का प्लेन स्लोवाकिया की धरती पर लैंड हुआ, तब एक नया इतिहास लिखा गया और भारत एक रिकॉर्ड भी मोदी के नाम बना गया। नरेंद्र मोदी वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए जो स्लोवाकिया पहुंचे। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं, किसी को लगा ही नहीं कि स्लोवाकिया जाना चाहिए। और वहां जाकर दोनों देश की जो दोस्ताना संबंध है उसको कैसे और अच्छा और बेहतर किया जा सकता है, क्या नया किया जा सकता है। पीएम मोदी से पहले
देश के 15 प्रधानमंत्रियों में से कोई भी आज तक स्लोवाकिया नहीं गया बॉस। लेकिन पीएम मोदी ग्लोबल साउथ में भारत की चमक और दमक बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों से भी दोस्ती गहरी करते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 2014 से अब तक 81 देशों की यात्रा की और इसमें से स्लोवाकिया समेत अब तक 8 ऐसे देश हैं जहां मोदी के रूप में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार गया। आप देखिए कि पीएम मोदी 2015 में मंगोलिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और इसके बाद पीएम मोदी 2017 में पहली बार इजराइल गए। इसके अगले साल यानी कि 2018 में पीएम मोदी फिलिस्तीन जाने वाले भी पहले भारत के प्रधानमंत्री और इसी साल रवांडा जाने वाले भी पहले पीएम वो बने भारत के। पीएम मोदी 2019 में बहरीन गए जहां उनसे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री कभी गया ही नहीं था और इसी तरह पीएम मोदी ने 2022 में यूक्रेन की यात्रा करके नया रिकॉर्ड बना दिया बॉस। तो 2023 में पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी दौरे ने ग्लोबल हेडलाइंस बना डाली जब पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छू लिए, आपको याद हो। वही 2024 में पीएम ने ब्रुनेई की भी यात्रा की और एक रिकॉर्ड बना दिया भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर वहां जाने की। और कल पीएम मोदी ने स्लोवाकिया जाकर उस लिस्ट में एक और देश का नाम शामिल कर दिया जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार गया। आप सोचिए बॉस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर रखा है कि जो भी देश हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, सबसे ऐसा संबंध बना लेना है, ऐसी मित्रता करनी है कि जरूरत पड़ने पर, आपको याद है ना वो फॉर्मूला कि जहां पर सुई काम आता है तलवार थोड़ा ना काम आता है। इसलिए मोदी को पता है कि कहीं सुई और कहीं तलवार, जहां जरूरत जो पड़ेगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उन संबंधों को बुनाया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे देशों को भी अपने करीब ला रहे हैं, अपनी मित्रता बढ़ा रहे हैं। स्लोवाकिया के साथ भारत ने आज कौन कौन सी डील की इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले देखिए कि पिछले 12 सालों में पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत की छवि कितनी मजबूत की और भारत को दुनिया के कितने सम्मान दिलाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह स्लोवाकिया में भी हमको देखने को मिला जब स्लोवाकिया के कलाकारों ने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गा दिया बॉस। हमारे देश में जिस वंदे मातरम को लेकर राजनीति हो रही है उसमें काट छांट की गई, आज वही राष्ट्रगीत विदेशी धरती पर पूरे शान और सम्मान के साथ गा लिया गया। बहुत सा सनातन विरोधियों को ना यह तस्वीर देखकर बड़ी पीड़ा हो रही है, आग लग रही होगी कि कैसे विदेशी धरती पर हर हर महादेव हो रहा है और स्लोवाकियन सिंगर शिव का भजन गा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं। सनातन विरोधियों ने आज ये तस्वीर देखकर शायद अपने टीवी को बंद कर दिया, लेकिन आप देखिए कि स्लोवाकियन कलाकारों के 3 मिनट के इस भव्य और भक्तिमय प्रस्तुति ने पीएम मोदी को भी कैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। स्लोवाकिया से पहले पीएम मोदी फ्रांस गए थे जहां उन्होंने भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस समिट में हिस्सा लिया। भारत इनोवेट्स पीएम मोदी की कौन सी दूरदर्शी सोच है जो आज साकार होते ही दुनिया भर की निगाहें इस समिट पर पड़ गई, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही फ्रांस के साथ भारत ने एआई को लेकर ऐसी कौन सी डील कर डाली है कि ट्रंप छाती पीटते रह जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकी एआई एंथ्रोपिक का एक्सेस दुनिया के लिए बंद कर दिया। तो अब भारत और फ्रांस ने मिलकर एआई तकनीक को साझा रूप से विकसित करने की डील की और इस डील के क्या फायदे होने वाले हैं यह भी आज आपको बताऊं। फ्रांस में भारत इनोवेट्स का क्या मतलब है, इस समिट का नाम इंडिया इनोवेट्स क्यों नहीं रखा गया, क्या मोदी सरकार इंडिया शब्द धीरे धीरे किनारे लगा रही है और क्या देश से लेकर विदेश तक पीएम मोदी देश की पहचान इंडिया की जगह भारत के तौर पर स्थापित करने में जुटे हुए। आज पाठशाला में इसका स्पेशल चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट।
मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। पीएम मोदी कल यानी कि 14 जून को स्लोवाकिया पहुंचे और 16 जून तक वो वहां पर रहेंगे और इस दौरान स्लोवाकिया के साथ भारत ने आज कौन कौन से समझौते किए हैं ये आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी किस तरह से डिप्लोमेसी का अलग अंदाज अपनाए हुए, वो ग्लोबल लीडर के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग भी कैसे करते हैं दुनिया के नेताओं के साथ, जो आज स्लोवाकिया में भी एक बार फिर से नजर आए। पीएम मोदी और स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको ने आज काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताया और इसे डिप्लोमेसी में 1-on-1 मीटिंग भी कहते हैं। लेकिन पीएम मोदी ऐसी मीटिंग्स को पर्सनल ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करते ताकि एक देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख के बीच भरोसे की एक मजबूत बुनियाद है। इसलिए आज पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत से पहले स्लोवाकिया के पीएम के साथ पर्सनल 1-on-1 मीटिंग की। इसके बाद दोनों देशों के बीच धड़ाधड़ डील साइन हुई। आप देखिए कि भारत और स्लोवाकिया के बीच डिफेंस सेक्टर में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। इससे दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में नए हथियार डिजाइन करेंगे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। इसको लेकर सहमति हुई। आज स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया। यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि अब तक 100 से ज्यादा देश यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। आज भारत ने स्लोवाकिया को अपना कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर बना लिया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी हुई। इसमें एक साथ कई सेक्टर पर फोकस किया गया। भारत ईयू एफटीए के तहत स्लोवाकिया के साथ भी डील हुई है। अब बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा और स्लोवाकिया का बाजार भी भारतीय प्रोडक्ट के लिए खुल जाए। इसके अलावा स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के लिए इंडिया चेयर की स्थापना की गई। वहीं भारत के डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी एमओयू साइन हुआ है और स्लोवाकिया के साथ भारत ने लेबर इमिग्रेशन पर भी एमओयू साइन किया है। यानी कि कौशल विकास मिशन के तहत भारत ने अपने हुनरमंद युवाओं के लिए एक और देश के दरवाजे खुलवा दिए। ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। तो बॉस, भारत ने एक और दरवाजा खुलवाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने युवाओं के लिए, युवा कौशल के लिए एक और मैदान तैयार कर। और यह डील देखकर ट्रंप अलग छाती पीट रहे होंगे कि काश उन्होंने भारत को टैरिफ टेरर न दिखाया होता तो आज भारत धड़ाधड़ डील पर डील साइन नहीं कर रहा होता दूसरे देशों के साथ। स्लोवाकिया के साथ भारत की डील देखकर जितनी तकलीफ ट्रंप को हो रही होगी उतनी ही तकलीफ और उतना ही दर्द वंदे मातरम और राष्ट्र विरोधी गैंग को भी हो रहा हो। जिन राष्ट्र विरोधियों ने स्लोवाकिया में वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत सुन लिया होगा ना बॉस, आज उनके कान में पर्दे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर्दे फट गए हैं। ये तस्वीर उन लोगों को शर्मसार करती है
मुंह पर तमाचा मारने वाली है, जो लोग अपने ही देश में अपने ही राष्ट्रगीत के गायन का विरोध करते हैं, जो कट्टरपंथी धर्म का लबादा उड़कर कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। उन्हें यह तस्वीर देखनी चाहिए कि देखिए कि कैसे स्लोवाकिया के कलाकार भारत का राष्ट्रगीत पूरे सम्मान के साथ गा रहे हैं बॉस, और पीएम मोदी उनके सामने खड़े होकर सुन रहे हैं। अब देख रहे हैं, और यहां कुछ लोगों को राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को आधा गाना है, कुछ लोगों को गाना ही नहीं। देख रहे हैं, मतलब दुनिया के किस कोने में राष्ट्रगीत कितने सम्मान के साथ लोग गा रहे हैं, और यहां पर जो मोदी विरोधी गैंग है, जो राष्ट्र विरोधी गैंग है, उनको ये गायन तकलीफ देता है, उनको परेशान करता है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि आप सुनिए, और मैं कह रहा हूं जिनको मिर्ची लग रही है, जिनको दर्द उठ रहा होगा पेट में, उनको अपना टेलीविजन बंद कर देना चाहिए और ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वंदे मातरम की गूंज सुनकर आज सिर्फ देश विरोधियों को ही आग नहीं लगी होगी बॉस, बल्कि सनातन विरोधियों का भी कलेजा फट गया होगा, क्योंकि स्लोवाकिया की राजधानी में पीएम मोदी के सामने हर हर महादेव का ऐसा नाद हुआ ना कि वहां मौजूद एक एक शख्स झूम उठा। स्लोवाकिया कलाकारों ने अपने 3 मिनट के शिव भजन से ऐसा आध्यात्मिक माहौल बना दिया ना कि खुद पीएम मोदी भी मंत्रमुग्ध होकर उनकी प्रस्तुति देखते रह गए। जिस वक्त स्लोवाकिया के कलाकार ये भजन गा रहे थे, उस वक्त वहां आदि योगी की प्रतिमा भी रखी गई, जिससे यह साबित हुआ कि ये विदेशी कलाकार शिव की महिमा, शिव की भक्ति और सनातन के संस्कार अच्छी तरह से समझते हैं। एक बार सुनिए। आप सोचिए बॉस कि ये सिर्फ भजन नहीं गा रहे, क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं। यानी कि सनातन की शक्ति आप देखिए कि स्लोवाकिया में कैसे धूम मचा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज सनातनियों से चिढ़ने वालों को ये वीडियो और ये तस्वीरें और ये भजन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बेहोश हो जाए, रात में नींद नहीं आएगी बॉस कि ये सनातन को लेकर इतना सब कुछ कैसे चल रहा है स्लोवाकिया जैसे देश में। उन लोगों की पीड़ा बढ़ जाएगी। लेकिन वो लोग जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, वो लोग जब ये भजन सुन रहे हैं, वंदे मातरम सुन रहे हैं, तो उनके दिल को सुकून मिल रहा है। आप देखिए, आदि योगी की मूर्ति वहां पर रखी हुई है। ये महादेव का वो स्वरूप है जिसकी वंदना स्लोवाकिया में किया जा रहा है। यहां के लोग, आप सोचिए, जो कट्टर है, जो ये सोचते हैं कि नहीं मोदी का विरोध करना है, देश का विरोध करना है, तो धर्म का भी विरोध करेंगे और सनातन का भी विरोध करेंगे, उन लोगों के छाती पर आज सांप लौट रहा है। स्लोवाकिया जाने से पहले पीएम मोदी जो हैं वो फ्रांस भी गए थे, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी बॉस कि अब भारत और फ्रांस के बीच ज्ञान की गंगा बहेगी। फ्रांस के नीस सिटी में पीएम मोदी और मैक्रों ने मिलकर
भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। यह वो समिट है जिसका ऐलान भारत ने इसी साल फरवरी में किया, जब इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आए हुए थे। आपको याद होगा। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि भारत इनोवेट्स के पीछे मोदी सरकार का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल फंडिंग जुटाना। इसके जरिए भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर $3 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति मैनेज करने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। ग्लोबल एक्सीलेटर कहा जा रहा है इसको। यह जो समिट है, यह आयोजन भारत के घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया भर के निवेशकों, निगमों और विश्वविद्यालयों से जोड़ने के लिए एक पुल का काम करता है। इसके बारे में पीएम मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और फ्रांस मिलकर काम करते रहे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हम अपने लोगों के लिए टैलेंट, निवेश और ठोस समाधानों का एक नया अध्याय शुरू कर। भारत इनोवेट्स भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक नेशनल प्रोग्राम है। इसे भारत के हायर एजुकेशन संस्थानों को इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल एक्सीलेटर के तौर पर डिजाइन किया गया। फ्रांस में वे भारत इनोवेट्स के पहले संस्करण में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। भारत इनोवेट्स 2026 में 500 से ज्यादा विदेशी निवेशक शामिल हुए। भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स को ग्लोबल कैपिटल और मार्केट उपलब्ध कराना मकसद है। इस दौरान विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक और ग्रीन हाइड्रोजन में देखी गई। इस दौरान पीएम मोदी भी विदेशी निवेशकों से बातचीत करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने भारत इनोवेट्स को संबोधित करते हुए क्या कहा है, आप एक बार सुनिए। भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की थीम भी यही थी। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। फ्रांस में हो रहे समिट का नाम देखकर क्या आपको कुछ समझ में आया? आ रहा होगा कुछ समझ में, कि आपको कुछ याद भी दिलाता हूं, आप तब शायद ज्यादा समझ पाएंगे। फ्रांस में हो रही इस समिट का नाम इंडिया इनोवेट्स भी तो हो सकता था। इसका नाम इंडिया इनोवेट्स क्यों नहीं रखा गया? आपके मन में यह सवाल आया होगा, लेकिन पीएम मोदी ने इसका नाम भारत इनोवेट्स रखा। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने 2014 में जब पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी, तब से ही वो देश के लिए इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। पीएम मोदी की यह सोच मोदी सरकार की योजनाओं में साफ दिखाई भी देता है। पीएम मोदी की ज्यादातर योजनाओं में भारत शब्द का इस्तेमाल होने लगा है, न कि इंडिया शब्द। आप देखिए कि 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। 2015 में पीएम मोदी ने भारत नेट योजना शुरू की थी। 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई। 12 मई 2020 को मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की और दिसंबर 2022 में मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू किया। इसका क्या इंपैक्ट है पूरे देश में, आप वो समझिए। देश भर के 1200 स्टेशन का कायाकल्प किया गया इसकी वजह से। और 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम भवन का उद्घाटन किया। 20 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने नमो भारत नाम की रैपिड ट्रेन चला दी। 1 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 का विजन घोषित किया।
और 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी। यानी कि आप देखिए कि हर योजना में भारत आपको नजर आए। अंग्रेजों ने हमारे देश की जो पहचान इंडिया के रूप में स्थापित की, उसे पीएम मोदी भारत के रूप में पुनर्स्थापित करने में जुट गए हैं बॉस। पीएम मोदी और मैक्रों की दोस्ती कितनी गहरी है, अब आपको वो भी बता देता हूं। यह खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जाहिर किया हुआ है बॉस। मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यारी यारी वाला सुपर हिट सॉन्ग लगाया गया है। यानी कि मैक्रोन इस वीडियो के जरिए यह बताना चाहते हैं कि उनकी और पीएम मोदी की पक्की दोस्ती है, पक्का याराना है, जो देश के साथ साथ पर्सनल दोस्ती की गहराई भी बताते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ट्रंप ने बर्थडे गिफ्ट में ईरान से कितने में डील खरीदी, इजराइल नहीं मानेगा तो फिर न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा क्या? 14 पॉइंट डील पर सहमति तो बन गई है, पर 440 किलो यूरेनियम का क्या होगा? तो क्या यह डील भी टूट जाएगी? लगभग 3 महीने तक दुनिया को जंग की आग में जलाने वाले देशों के बीच फाइनली पीस डील साइन होने जा रही है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में साइनिंग सेरेमनी होनी है। जब से इस डील के होने की बात सामने आई है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फूले नहीं समा रहे। ऐसा लग रहा है कि जो सोचा था वो मिल गया, जो चाहा था वो पा लिया। एक दिन पहले ही ट्रंप ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया है और अब लग रहा है कि खुद ट्रंप खुद को गिफ्ट दे रहे हैं। मतलब गजब चल रहा है। युद्ध भी खुद शुरू किया ट्रंप ने, हॉर्मुज भी खुद ठप करवा दिया इन्होंने, और खुद जंग रोककर पीस डील कर रहे हैं। खुद की पीठ भी थपथपा रहे हैं। गजब नेता है डोनाल्ड ट्रंप। इस डील का, या यूं कहें कि MOU को अपनी डिप्लोमेटिक जीत बता रहे हैं। ईरान भी यही कह रहा है कि देखो हम झुके नहीं, हम अमेरिका को घुटनों पर ला दिए हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए बॉस, कि मांडबली में किसी की जीत और किसी की हार नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज में ना कोई पक्ष जीतता है और ना हारता है, बस एक को कुछ थोड़ा ज्यादा मिलता है, एक को थोड़ा कम मिल जाता है। ठीक यही इस पीस डील के साथ भी चल रहा है। ट्रंप खुद को चाहे जितनी शाबाशी दे दे बॉस, लेकिन मैसेजिंग तो यही निकल कर आई है कि ईरान ने अपने मन मुताबिक लगभग सारी बातें अमेरिका से मनवा ली। और तो और, जो अमेरिका और इजराइल युद्ध से पहले और पूरे युद्ध के दौरान गलबहियां करते हुए दिखाई दे रहे थे, इस डील ने उस रिश्ते में भी खटास और दरार पैदा की। कौन क्या कह रहा है यह आज आपको बतानी। यह भी बताऊंगा कि 108 दिनों के लंबे संघर्ष, तमाम बार हां ना के बाद ईरान के तबाही झेलने और ट्रंप के उलटने पलटने के बाद निकली ये पीस डील कैसे एक पतले धागे से बंधी हुई है, जो कभी भी किसी भी मोड़ पर टूट सकता है। लेकिन जो भी हो, यह समझौता दुनिया के लिए एक राहत की खबर। दुनिया इससे राहत की सांस ले रही है। जंग की वजह से ठप पड़े हॉर्मुज खुलने से पूरी दुनिया पर जो अभी तक प्रेशर एक बना हुआ था ना बॉस, वो कम हो जाए। और यही वजह है कि विश्व के तमाम बड़े नेताओं ने इसका हाथ खोलकर स्वागत किया है। पीएम मोदी ने भी इस डील का स्वागत किया है। डील की खबर सामने आने के बाद ही कच्चे तेल की कीमत में 4% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज कर ली और इसी के साथ तेल की कीमतें 3 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई। शांति समझौते से शेयर बाजार भी बम हो गया है। भारत के लिए LNG लेकर आ रहे कॉमर्शियल वेसल ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया। लेकिन जब तक डील साइन नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी तय नहीं माना जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया जान गई है कि वो अपने फैसलों को लेकर कितने अनस्टेबल हैं, कितने गंभीर हैं। ऐसे में अगले 60 दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी और संवेदनशील होने वाले। इन 60 दिनों में क्या क्या होने वाला है, एक एक डील आज पाठशाला में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेलर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बॉस कि ये जो डील है ना, अभी अधर में है। और क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वो 14 पॉइंट्स बता देता हूं जो इस पीस डील के आधार माने जा रहे हैं, यानी कि जिस आधार पर ये डील होने जा रही है। हालांकि ये 14 पॉइंट्स ईरान की तरफ से बताए गए हैं और अमेरिका ने इन पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अगर ईरान इतना खुल्लम खुल्ला डील की बातें दुनिया को बता रहा है, तो इसमें सच्चाई तो जरूर। एक बार ये 14 पॉइंट्स क्या हैं वो बता देता हूं आपको, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा। लेबनान समेत सभी मोर्चे पर
सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करना, ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का अमेरिका का वादा। 30 दिनों के ब्लॉकेड को पूरी तरीके से खत्म करना, ईरान के आसपास के इलाकों में अमेरिकी सेना को हटाना, 30 दिनों में अंदर ईरान की व्यवस्था के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों को हटाना, एनर्जी एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई तक ईरान की पूरी पहुंच, ईरान के लिए कम से कम $300 अरब के पुनर्निर्माण प्लान पेश करने का अमेरिका और उनके सहयोगियों का वादा, परमाणु मुद्दों और पाबंदियों में बड़ी राहत पर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की बातचीत का समय, परमाणु हथियार न बनाने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत ईरान का फिर से वादा और इलाके में सैन्य तैनाती न बढ़ाने और बातचीत के दौरान नई पाबंदियां न लगाने का अमेरिका का वादा। बातचीत के दौरान ईरान की फ्रीज की गई $24 अरब की संपत्ति को जारी करना, जिसमें से आधी रकम बातचीत शुरू होने से पहले जारी की जाएगी। समझौते के लागू होने की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र बनाना, यूएनएससी के प्रस्ताव के जरिए अंतिम समझौते को मंजूरी दी। अब यह तो हुआ ईरान का वर्जन, लेकिन डील पर अमेरिका भी अपना वर्जन दे रहा है। मतलब डील 1 और वर्जन 2। आपको अमेरिका का क्या वर्जन है वो भी बताने वाला हूं। ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील कंप्लीट हो गई, यानी कि पूरी हो गई, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं भाई, ये तो अभी सिर्फ MOU है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका कह रहा है कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो गई, लेकिन ईरान कह रहा है कि शांति तो तब आएगी जब अमेरिका इस पर कदम आगे बढ़ाए। यानी कि वॉशिंगटन जिस समझौते को कामयाबी बता रहा है, तेहरान उस पर कह रहा है कि पहले कमिटमेंट दो, उसके बाद आगे की बात बढ़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा, जानते हैं आपको, आप कहते कुछ है करते कुछ हैं, शाम को कुछ बोलेंगे और सुबह फिर कुछ हो जाएगा। इसलिए ईरान चाहता है कि जो भी बातचीत हो उसको लेकर MOU हो, एक डील साइन। बॉस, ये ट्रंप के डेप्यूटी हैं, इनकी बात सुनकर एक बार को तो यह भी लग रहा है कि अमेरिका इस पूरी स्थिति में कहीं से भी कमांडिंग पोजीशन में है। हमारे यहां इसे चिरौरी कहना लोग पसंद करते हैं, चिरौरी कहते हैं लोग इसे। कहां तो ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर करवाने चले थे और देखिए अब हुआ क्या। बातों में आई इस नरमी की वजह साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो, इसकी जितनी जरूरत ईरान और पूरी दुनिया को हो, उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी है। लेकिन इतने दिन, इतने तमाम तामझाम के बाद, इतनी मातापच्ची करने के बाद भी कोई क्लियर ग्राउंड अभी भी निकल कर नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हां भाई, दोनों पार्टियों में बात पक्की हो गई है। हिजबुल्लाह पर कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं है। पूरी डील पर इजराइल का स्टैंड क्या है यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ईरान पर लगे सेंसर हटेंगे, कब हटेंगे इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर 60 दिन बाद बातचीत फिर फेल हो गई तो ऐसे मौके पर फिर क्या होगा, यह भी अभी तक नहीं किसी ने कुछ बोला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, वो ईरान के यूरेनियम के बारे में है कि आखिरकार ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा। ईरान पर अटैक करने के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा जो तर्क था, अमेरिका और इजराइल का, यही था ना जी, कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे और कैसे भी करके उसके पास से एनरिच्ड यूरेनियम लेना है। लेकिन 108 दिन बाद हुआ क्या? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका लेगा, जिस पर ईरान की तरफ से जवाब आया है कि इस यूरेनियम को विदेश भेजना संभव नहीं है, असंभव है। अब अमेरिका आगे क्या करेगा यह भी देखने वाली बात है। क्या अमेरिका ईरान के यूरेनियम को किसी तीसरे देश में भेज देगा? क्या अमेरिका एनरिच्ड यूरेनियम की अनब्लेंडिंग डाउन ब्लेंडिंग करेगा, या फिर अंतरराष्ट्रीय निगरानी में यूरेनियम का यह स्टॉक ईरान में छोड़ दिया जाएगा? क्या होगा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए कि फिर अमेरिका को मिला क्या? भाई, जिसके लिए युद्ध शुरू किया, दुनिया भर में कोहराम मच गया, जिस वजह से फिर अंत में क्या मिला? टंटन गोपाल। अभी भी यूरेनियम को लेकर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर जंग थोपकर अभी भी कुछ हासिल नहीं किया है। इधर इजराइल में ट्रंप की इस डील को लेकर एकदम बैड डील इसे कहा जा रहा है। नेतन्याहू खुद अपने देश में डील के कारण फंस गए और ट्रंप से बेहद नाराज चल रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक दिन पहले इजराइल ने जो हवाई हमले किए,
उससे ट्रंप नेतन्याहू से काफी नाराज है। अमेरिका जिस समय शांति समझौते की घोषणा करने वाला था, ठीक उसी समय बेरूत पर इजरायली हमलों की वजह से ट्रंप काफी सीरियस हो गए। ट्रंप ने दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर हवाई हमले के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को लगभग पटरी से उतार दिया। ट्रंप का कहना है कि इस हमले की वजह से समझौते में देरी भी हुई, कई घंटे की देरी हो। ट्रंप ने यहां तक कह दिया बॉस कि नेतन्याहू बहुत ही अड़ियल इंसान है और इजरायल को अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप सोचिए, कहां तो अभी तक दोनों राम लखन की जोड़ी बनकर घूम रहे थे, जय वीरू की जोड़ी बनकर घूम रहे थे, और आज एक दूसरे को ही आंख दिखा रहे हैं। ट्रंप की डील पर अभी तक डायरेक्टली नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि इस समझौते को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। इजरायल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स अपनी जगह पर तैनात रहे। इजरायल के वित्त मंत्री ने कहा है कि किसी तरह के दबाव से हमारा रुख नहीं बदलने वाला और यह समझौता इजरायल और पूरी दुनिया के लिए बुरा है। और तो और जिस लेबनान को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को घेरा है, उस पर भी इजरायल ने कह दिया है, जवाब दे दिया है, वहां हमले जारी रहेंगे और हिजबुल्लाह का खात्मा होना चाहिए, यह भी कह दिया है इजरायल। अब बच क्या गया है? अब सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटने और हॉर्मुज के खुलने की खबर पूरी दुनिया को राहत देने वाली। हॉर्मुज बंद होने के कारण फारस की खाड़ी में करीब 600 जहाज फंसे हुए हैं, जबकि ओमान की खाड़ी में 292 माल से लदे हुए जहाज फंसे हुए हैं और 300 से ज्यादा खाली वेसल वहां पर फंसे। हॉर्मुज के खुलने की खबर के बाद भारत के लिए भी एक खुशखबरी आई है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की खबर आने के बाद भारत को ऊर्जा के मामले में पहली बड़ी राहत मिली। भारत के लिए एलएनजी लेकर भारत आ रहा दिशा नाम का जहाज हॉर्मुज पार कर चुका है और यही वजह है कि एक तरफ जब ये दुनिया भर को बताया गया है अमेरिका और ईरान की तरफ से कि समझौता होने जा रहा है, साइन होने जा रहा है और युद्ध रुक गया है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल का जो रुख है उसके बाद अभी भी पूरी तरीके से दुनिया के माथे से चिंता की लकीर मिटी नहीं है। हालांकि कुछ चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा राम मंदिर से दान पात्र का कितना पैसा गायब हुआ, 2 करोड़ या 200 करोड़। एसआईटी की जांच के दायरे में कौन कौन है। राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश सीएम योगी छोड़ेंगे नहीं, अफवाहों में सच्चाई हुई तो क्या एक्शन होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष और 500 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरा हुआ। हिंदू आस्था का केंद्र रहे राम मंदिर को बनता देखने की चाहत में कितनी ही सनातन पीढ़ियां खप गईं। जो राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, अब उस मंदिर के खजाने में चोरी की बात हो। आप सोचिए सर, राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे में चोरी होने के आरोप लग रहे हैं। अफवाह है कि राम मंदिर में जो दान श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था उसमें से करोड़ों रुपए का गबन हो गया। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि सवाल उन लोगों पर उठ रहे हैं जो राम मंदिर में व्यवस्था देख रहे हैं बॉस, दान का हिसाब किताब रख रहे हैं बॉस और सिस्टम को संभाल रहे हैं। आप देखिए कि बात सिर्फ चोरी या घपलेबाजी की या गबन की बात नहीं है, अफवाह की कहानी भी नहीं है, बल्कि राम मंदिर से जुड़ी हुई आस्था की बात है बॉस। इसलिए यूपी सरकार ने भी तुरंत एक्शन ले लिया। सीएम योगी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने आज अयोध्या पहुंचकर इस मामले की जांच भी शुरू की। एसआईटी 7 दिन में जांच करेगी, 15 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंप देगी। सबसे पहले तो इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर मंदिर के दान की चोरी कैसे हो सकती है। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आरोपी कौन है और अभी तक कैसे बच रहे थे, आज ये आपको बताने। बात राम मंदिर से जुड़ी हुई थी तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई, अफवाहें भी उड़ने लग गई। कोई कह रहा है कि 2 करोड़ चोरी हुई है, तो कोई कह रहा है कि भाई 200 करोड़ रुपए का गबन हो गया। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने से जुड़े कई लोग कुछ ही सालों में करोड़पति बने। कौन कौन जांच के दायरे में है, सबसे पहले किसने आरोप लगाया, यह सब आपको बताऊं, लेकिन पहले मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। पाल राव, आप उसको भी जानते हैं, चंपत राय बंसल, इसका पूरा नाम है चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और ये रामशंकर उर्फ टिन्नू, ये 3 करोड़ की जमीन है, 2 करोड़ 92 लाख मान लीजिए, लगभग 3 करोड़ की जमीन है। 24 करोड़ में जमीन खरीदी गई। आप कल्पना कर सकते हैं।
देश के बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। उस चढ़ावे को मंदिर के ट्रस्ट को मैनेज करना होता है। हर साल ऑडिट भी होती है, उसका ऑडिट किया जाता है। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था सालों से चली आ रही है ऐसी व्यवस्था। और मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया पैसा सिर्फ खजाना नहीं होता है बॉस, बल्कि ये तो करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक भी हो। कई मंदिर इस पैसे को धर्मार्थ के काम में लगा देते हैं या फिर मंदिर के लिए ही उसे खर्च कर दिया जाता है। ऐसे में अगर राम मंदिर में भक्तों के दिए चढ़ावे के साथ गड़बड़ी की बात उठी है तो जांच पूरी होनी चाहिए और एकदम अच्छे से होनी। राम मंदिर से सीएम योगी का खास लगाव रहा है। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए। आज ही एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच टीम की कमान आईएएस विजय विश्वास पंत संभाल रहे हैं और विजय विश्वास पंत अभी लखनऊ के कमिश्नर हैं। वो चढ़ावे और दान की व्यवस्था को समझेंगे और उसे बेहतर करने के सुझाव भी देंगे। एसआईटी टीम में आईजी किरण एसबी हैं, जिन्हें अपराध की जांच का लंबा अनुभव है। चढ़ावा चोरी के आरोपों की तह तक जाएंगे वो, यानी कि पुलिस के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच संभालेंगे। वहीं वित्त विभाग में विशेष सचिव नील तरन भी मामले की जांच करेंगे और मंदिर के ऑडिट, दान और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट तैयार। दूसरे ट्रस्टों की तरह ही राम मंदिर ट्रस्ट भी आरटीआई के दायरे से बाहर है। राम मंदिर में कितना चढ़ावा आता है इसकी जानकारी ट्रस्ट की बैठक में ही दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी दी गई थी। ट्रस्ट की पिछली बैठक में यह जानकारी सामने आई थी कि राम मंदिर को कुल 4,575 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए बचे हुए। आप देखिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे मैनेज करने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। मंदिर में आने वाला चढ़ावा 3 तरह से आता है। पहला है श्रद्धालु ऑनलाइन बैंक में दान को ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो मंदिर परिसर में बनी डेस्क पर चढ़ावा देते हैं। यह ट्रस्ट और बैंक कर्मी तैनात रहते हैं और चढ़ावे की रसीद भी उन्हें देते हैं। बैंक कर्मचारी शाम तक इस चढ़ावे को बैंक में जमा करवा देते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद दान पात्र में तीसरी तरह से चढ़ावा आता है, जिसके भर जाने पर बैंक कर्मी और ट्रस्ट कर्मी इसे मंदिर परिसर में बने कक्ष में ले जाते हैं। मंदिर की तरफ से तय कर्मी की देखरेख में चंदा पात्र को खोला जाता है और इन्हें गिना जाता है और बैंक के कर्मचारी इसे बैंक में जमा करने के लिए ले जाते हैं। मामला इतना बढ़ गया है ना बॉस, या हर कोई इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने तो बैंक के कर्मचारियों पर ही आरोप लगाया। एक बार सुनिए। जन्मभूमि ट्रस्ट के विरोधी रहे हमेशा, तो वो तो हमेशा कोई न कोई चीज को ढूंढ करके तिल का ताल बना देते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई, देखिए ऐसा है, ट्रस्ट में ट्रस्ट का कोई आदमी कहीं शामिल है नहीं। कुछ बैंक के कर्मचारियों के ऊपर संदेह हुआ है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही गिन करके रुपया ले जाते थे। तो अब वो कर्मचारी बैंक के आते थे तो हमारे तो कोई थे नहीं, ना हमसे कोई संबंध था। अब उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी बेईमानी किया हो जो पकड़ में आई, बताते हैं लोग। तो अब हम उसके बारे में क्या कहें। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और अगर इसमें कुछ सच्चाई भी है तो इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एसआईटी की टीम हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि संदेह के घेरे में वो सभी लोग हैं जो दान की गिनती से लेकर बैंक तक चढ़ावा पहुंचाने में शामिल हुए। एसआईटी की टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उन कर्मचारियों का डेटा मांगा है जो पिछले कुछ साल में राम मंदिर में दान के रुपए गिनने में शामिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी, वो भी जांच के दायरे में। मंदिर में बने गणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दान पेटी से गणना कक्ष तक लाने, गिनने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया की भी जांच होगी। इसके साथ ही मंदिर में चढ़ावे की पूरी व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि मंदिर के ट्रस्टियों के साथ गिनती में शामिल सभी लोग फिलहाल जांच के दायरे में। किससे पूछताछ होगी और क्या एक्शन होगा, अभी इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि जांच से पहले ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बीमार हो गए। उन्हें जुकाम के साथ शुगर बढ़ने की शिकायत हो गई है, जबकि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ सदस्य अनिल मिश्रा भी आंख का चेकअप करवाने के लिए केरल चले। मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के सबसे पहले आरोप भी चंपत राय पर ही लगे थे। राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी
यानी कि अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने सबसे पहले घपले का दावा किया था। रामलला राम मंदिर से जुड़ा हुआ था। मामला ये जो पूरा है वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि मंदिर की जांच ही सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्य की बात। अब उनके सांसद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। सुनिए कि अवधेश प्रसाद ने क्या कहा। कि ये जो जांच कमेटी बनाई गई है इसकी स्वतंत्र जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कुछ संदेश लगता है। इसलिए ये प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मामला है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का मामला है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के आधार पर ही जांच होनी चाहिए और जांच होने के पहले जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। पाठशाला में मोबाइल की लत छुड़ाने वाली खबर का चैप्टर। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का वो फैसला जिसने ब्रिटेन के बच्चों को बहुत मायूस कर दिया। सोशल मीडिया पर आए ब्रिटेन के फैसले से इंडिया में रहने वाले माता पिता इतना खुश क्यों हैं? आज की तारीख में हर माता पिता की एक ही शिकायत है कि उनका बच्चा घंटों तक मोबाइल पर चिपका रहता है। सोशल मीडिया पर रील्स देखने की आदत या गेम खेलने के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है। माँ बाप की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसे ही वो बच्चों से मोबाइल फोन वापस लेते हैं तो वो गुस्सा करने लगते हैं। कई बार तो उनका व्यवहार हिंसक हो जाता है। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के पीएम कीर ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर बैन लगाया जाए। पिछले कुछ समय से ब्रिटेन के ज्यादातर माता पिता सरकार से यह मांग कर रहे थे कि सोशल मीडिया की वजह से उनके बच्चों का मानसिक व्यवहार और भविष्य खतरे में, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जाए। अब ब्रिटेन सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। इस खबर के आने के बाद ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चे मायूस हो गए, जबकि उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। ब्रिटेन से पहले भी कई ऐसे देश हैं बच्चों की सेहत को देखते हुए जिन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, लेकिन अब हर देश चाहते हैं कि उनके यहां भी सोशल मीडिया को लेकर सख्ती और नियम कायदे बनाए जाएं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध दुनिया के कई लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। इनमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, स्नैपचैट, किक और रेडिट जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेटफॉर्म्स पर भी ये बैन लागू होंगे। हालांकि व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं गेमिंग सेवाओं और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी नए नियम लागू होंगे। ब्रिटेन सरकार ने यह फैसला अचानक नहीं लिया है। सरकार ने इस मुद्दे पर देश भर से करीब 1,16,000 लोगों के सुझाव मांगे थे, जिसमें माता पिता, तकनीकी कंपनियों और बच्चों को शामिल किया गया। ब्रिटेन सरकार की अगले साल क्रिसमस से पहले संसद में बिल पास कराने की योजना है ताकि इसे कानून बनाकर पूरे देश में लागू किया जा सके।